फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केट कब और कैसे मूव होती है, इस प्रॉब्लम को मैं हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहता हूं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि मार्केट रैंडम मूव नहीं करती बल्कि एक सिस्टम के थ्रू चलती है, और वो सिस्टम आज मैं आपको समझाने वाला हूं। और 90% जो ट्रेडर्स हैं सिर्फ चार्ट्स को देखते रहते हैं, बट जो असल चीज़ है जो मार्केट को मूव करती है उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। मेरा नाम है एसएम शाहिशा और ये प्रॉब्लम मैं हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए, इस सीरीज़ के अंदर ये मैं कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग फंडामेंटल की सीरीज़ बनाने वाला हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हो सकता है 10 से 15 वीडियोज़ होंगी, 5 से 10 मिनट की एक वीडियो हुआ करेगी। और ये वीडियो अगर आपने पूरी ये सीरीज़ देख ली ना, तो आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर कभी भी किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ आपको कभी हरा नहीं सकेगी। अगर आपने ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके आपने लिख के और उन पे फॉलो करना शुरू कर दिया, आप एक बहुत अच्छे और प्रॉफिटेबल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग करने लगेंगे आप। और आज की इस वीडियो के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी कि मार्केट किस तरह से मूव करती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको फंडामेंटल के हवाले से यानी फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आप एक सिंपल सी बात समझ लें कि फॉरेक्स मार्केट मूव करती है फंडामेंटल्स की वजह से। और जो फंडामेंटल्स का मतलब है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ को और उसकी ग्रोथ को समझना। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप मार्केट की मूव से पहले ही उसकी मूव आप प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर किस तरह से किया जाए। तो आज मैं आपको 5 वो मेन पिलर्स बताऊंगा जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बनाते हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है वो है सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी कंट्री के हालात। देखिए, जो पहला फैक्टर होता है वो हर कंट्री के हालात ही होते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो चेक करने होते हैं कि वो किस तरह है। जैसे ऐसा तो नहीं है हर दूसरे या तीसरे साल में आपके प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो रहा है। जैसे आप जानते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल तक पूरे नहीं कर सका। इसीलिए हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसके अलावा ये चेक किया जाता है कि कंट्री का क्राइम रेट कैसा है। फिर उसके अलावा देखा जाता है कि कंट्री में पीस कितना है, लोगों को कितनी सेफ्टी मुहैया की जाती है। चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल वगारत, ये छीना झपटी जिस भी कंट्री में ये तमाम चीज़ें होती हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होती, इवन स्टेबल ही नहीं रहती है। क्योंकि देखें, वो कंट्री एक्चुअली खुद ही अनस्टेबल होता है, लिहाजा उसकी इकोनॉमी भी कभी भी ग्रो नहीं होती है। इसलिए जहाँ भी इनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर पैसा कभी भी नहीं आता है, और जिस कंट्री में पैसा नहीं आता वहाँ पर ग्रोथ भी बिल्कुल नहीं आती है। नंबर 2 है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, यानी कि जो रोड का सिस्टम है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके रोड्स अच्छे हैं तो आपकी ट्रांसपोर्ट इजी होती है, आपकी लॉजिस्टिक स्मूथ है या नहीं है। अगर किसी भी कंट्री में ये रोड्स बहुत अच्छे हो ना, तो उससे प्रोडक्ट्स बहुत इजीली यानी खाम माल बहुत इजीली मूव होता है, और ये बहुत बड़ी वजह बनती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने का, और ऑटोमेटिकली इससे क्राइम भी कम हो जाता है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, अगर आपके रोड्स स्मूथ होते हैं तो कोई भी कंटेनर या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उनकी फ्यूल की कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिससे यकीनन वो मूव भी फास्ट होते हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा उससे बचता है। और साथ ही साथ आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है उसकी लाइफ सर्कल भी बढ़ जाता है। देखें, जिस भी कंट्री के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होती है, और जहाँ पर भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है तो वहाँ प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, जो कि है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर देखता है किसी भी कंट्री के अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार नहीं चेंज हो रहे, तो वो वहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। वरना होता ये है कि मैंने अगर आपसे किसी भी कंट्री से बहुत अच्छी डील कर ली मैंने, और बाद में प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गया, तो डेफिनेटली मेरी डील भी चेंज हो जाने का चांसेस हो जाएगा। तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर उस कंट्री पर ट्रस्ट नहीं करता, डील्स नहीं करता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन जैसे ही किसी भी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उस कंट्री की, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मल्टीपल पैकेजेस निकालती है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो लाजमी वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो भी उनकी गुड्स हैं, जो भी उनकी प्रोडक्ट है, उनको सस्ते में वहाँ पर प्रोड्यूस करें और अच्छा प्रॉफिट बना सकें। और एक्चुअली दरअसल असल गेम स्टार्ट होता ही यहाँ से, क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट आती है वहीं पर या उसी कंट्री की इकोनॉमी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। इसकी मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो आपको याद होगा, मुझे सन एग्जैक्टली याद नहीं है, कि नवाज शरीफ हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, वो रोड्स बना रहा था, ये सारी चीज़ें बना रहा था। तो उस टाइम हमारी सारी अवाम क्या कहा करती थी कि ये रोड्स को हमने चाटना है,
इन रोड्स का हम क्या करें जब हमारे पास पेट्रोल के लिए पैसे ही नहीं है, जब हमारे आवाम को शऊर ही नहीं है, तो हमने इन रोड्स का क्या करना है। देखिए, रोड्स जब होते हैं तो पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, और जब ये सब चीज़ें बनती हैं तो शऊर भी ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, मलेशिया है, उसके अलावा इवन कि बांग्लादेश है, इंडिया है, आप देखें इनके जितने भी पुराने प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, सब ने कम से कम 10-10, 15-15 साल हुकूमतें की हैं, और आज आप इन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को देखें, इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। अब आता है चौथा फैक्टर, यह है कि चौथा पॉइंट कह लें, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब भी किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई फैक्ट्री लगाते हैं, या कोई इंडस्ट्री बनाते हैं, या एग्रीकल्चर पे लगाते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वो ज़मीन खरीदेंगे। ज़मीन खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा आएगा मुल्क में, फिर उसके बाद वहाँ पर बिल्डिंग बनेगी तो उससे भी पैसा आएगा, बिल्डिंग बनेगी उसके लिए एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करनी है, पैसा आएगा। और देखिए, जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया होता है, बेरोज़गारी कम होती है, इससे उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होती है। और फिर नंबर 5 पर आता है एक्सपोर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि जब आपकी कंट्रीज़ के अंदर फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं, और ये अच्छी प्राइसिंग में बनती है, तो होता ये है कि ये प्रोडक्ट्स पहले उस कंट्री को सर्व करने के बाद ये एक्सपोर्ट की जाती हैं। जब इनको आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी कंट्री में एक मरतबा फिर से डॉलर्स आते हैं, और आप अच्छा पैसा कमाते हैं। जब आपके मुल्क में इतना पैसा आ रहा होता है तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही होती है। देखिए, जो मैंने आपको पांचों पॉइंट्स बताए हैं, ये एक्चुअली सब अलग अलग नहीं है, ये एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले किसी भी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी कंट्री की स्टेबिलिटी अच्छी होती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और उसके बाद आपको पता ही है कि आपकी जॉब्स क्रिएट होती हैं, फैक्ट्रीज़ बनती हैं। जब फैक्ट्रीज़ बनती हैं तो फिर आपकी फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन बनती हैं, और जो ये प्रोडक्शन होती है इनको एक्सपोर्ट करके कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और अगर आपने ये पूरा सिस्टम कंप्लीटली समझ गया तो आप इजीली मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी इस टाइम स्ट्रांग होने वाली है और कौन सी वीक होने वाली है। मतलब आप यूँ समझिए कि अगर किसी कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। और अगर यही सब कुछ वीक होगा तो उस कंट्री की करेंसी यकीनन वीक होगी। तो ये जितने भी फंडामेंटल न्यूज़ या जो जितने भी फंडामेंटल डेटा आते हैं, जैसे NFP, नॉन फॉर्म पेरोल, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के डेटा का ही तो बताया जा रहा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, डिटेल सेल्स आता है, PMI की न्यूज़ आती है यानी कि परचेज मैनेजर इंडेक्स, फिर PPI की न्यूज़ आती है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आती हैं। ये तमाम चीज़ें मार्केट को ठीक ठाक हिलाती हैं। फिर उसके अलावा CPI की न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पूरी मार्केट को हिला के रख देती है, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो देखिए, ये हमारी फंडामेंटल की आज पहली क्लास थी। देखिए, हमारी इस क्लास के अंदर 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ होंगी, और इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आपको पूरा मेन सिस्टम समझा दूंगा कि आपने इन फंडामेंटल को किस तरह से समझना है, और इन डेटा को आपने देख के किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, और आगे आने वाले डेटा को आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है। देखिए, इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग ना इकोनॉमी को पढ़ाने के लिए, ये सब कुछ समझाने के लिए ना हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं। ये जितने भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं ना, $100, $200, $250 का, देखिए वो आपको चार्ट्स वगैरह समझाते हैं, मार्केट में इंटर कैसे होना है, एग्जिट कैसे होना है, तो ये सारी चीज़ें समझाते हैं, इसलिए आपसे $200-250 चार्ज करते हैं। ये जो फंडामेंटल है ना, ये पूरी मार्केट की मेन बैकबोन है। ये पूरा वो सिस्टम है जो आप सीखोगे कि एक्चुअली मार्केट चल कैसे रही होती है। इसमें आपको लॉन्ग होल्ड का पता चलेगा कि मतलब अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, अगर AUD स्ट्रॉन्ग होने वाला है तो ये कहाँ तक स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे कहाँ तक इसमें एंट्री लेनी है, और अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो रही है तो इसका गोल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गोल्ड पे मैंने कैसे ट्रेड करनी है। देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, इन्हीं को समझते हैं, और वो मिलियन ट्रिलियन डॉलर डाल करना इन चीज़ों को देख कर ट्रेड करते हैं अपने इतने बड़े बड़े अकाउंट्स के अंदर। और यही वो वजह होती है कि जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सीरीज़ को आपने पूरा देखना है, क्योंकि देखें, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें सीखना तो लाजमी पड़ेंगी। आप यकीन माने, जब कभी भी किसी से भी जब आपकी बात होगी कि मुझे इकोनॉमी को ज़रा समझाएं, मुझे इकोनॉमी पढ़ाया जाए, फंडामेंटल पढ़ाया जाए, तो वो आपसे हज़ारों डॉलर चार्ज करेगा वो। बहरहाल देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज़ ये क्या होती हैं, यानी कि जो बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशन जो हैं ये किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं,
और आपके ऑर्डर्स को हंट करके अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और एक मरतबा फिर मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि चैनल को अभी लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।